टी बीम के एनालिसिस में हम दो टाइप के केसेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कि क्या क्या टी बीम में होता है। टी बीम की जो फ्लैंज विड्थ होती है उसको बी एफ बोलते हैं, फ्लैंज की जो डेप्थ होगी उसको कैपिटल डी एफ, एंड बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ होगी टॉप से लेके बॉटम रीइंफोर्समेंट तक वो स्मॉल डी से डिनोट किया जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। एंड वेब विड्थ को बी डब्ल्यू बोलेंगे, और जो ए एस टी है वो हमारा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब इसके हमारे पास दो टाइप के केसेस होते हैं। दो टाइप के केसेस में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग इसके दो केसेस बनते हैं। कैसे? फर्स्ट केस जो है हमारा, वो फर्स्ट केस हम यहाँ लिख देते हैं, केस फर्स्ट, न्यूट्रल एक्सिस विदिन द फ्लैंज ऑफ बीम। ओके, ये हमारा है फर्स्ट केस, जिसमें कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो विद इन द फ्लैंज होता है, और जो हमारा सेकंड केस होगा उसमें न्यूट्रल एक्सिस जो होगा बीम का वो फ्लैंज के बाहर होगा, मतलब कि वेब में होगा। तो अब यहाँ पर कैसे देख सकते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से जाना चाहिए। तो ये हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा अगर फ्लैंज के अंदर अंदर है तो हमारा ये केस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर बनाते हैं तो टॉप से लेके ये हमारा हो जाता है एक्स यू, और इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी होती है 0.446 FCK, और कंप्रेसिव फोर्स जो लगता है वो लगता है, ये बेसिकली जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन वाले फॉर्मूले काम आ रहे हैं यहाँ पर, C = 0.36 FCK BXU। ठीक है, और जो टेंशन फोर्स लगता है वो लगेगा 0.87 F/AST। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम हो गया इसका। अब हम सेकंड केस की, फर्स्ट केस को हम अब यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूट्रल एक्सिस है विद इन द फ्लैंज ऑफ द बीम है, मतलब कि जो एक्स-यू है हमारी बीम का वो डी-एफ से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं केस को कि एक्स-यू इज लेस देन डी-एफ। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस को हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूट्रल एक्सिस बिलो द फ्लैंज सेक्शन, या फिर न्यूट्रल एक्सिस इन द वेब पोर्शन। न्यूट्रल एक्सिस इन द वेब सेक्शन या फिर न्यूट्रल एक्सिस बिलो द फ्लैंज सेक्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस किस टाइप से बनेगा हमारा, न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो कुछ यहाँ पर हो जाएगा टी बीम का। तो ये जो वैल्यू होती है टॉप से लेकर ये होती है हमारी एक्स यू। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स यू है वो डी एफ से ग्रेटर देन हो गया, तो हमारा जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स यू इज़ ग्रेटर देन डी एफ। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। ऊपर 10 कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है 0.446 FCK, और इसमें ये जो इसमें दो पार्ट बनते हैं। यहाँ पर भी जो अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में देखें तो एक ये सीधी लाइन आती है स्ट्रेट, और उसके बाद ये पैराबोलिक शेप हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो इतना शेप स्टार्ट में स्ट्रेट आ रहा है और उसके बाद पैराबोलिक सेक्शन बन रहा है। तो ये वाली जो डेप्थ होती है उसको हम लिखते हैं 3/7 ऑफ XU, और ये जो डेप्थ होती है वो होती है 4/7 ऑफ XU। ठीक है, और टेंशन जो फोर्स होगा वो होगा 0.87 F/AST
अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो ऊपर वाली इस बीम में तो कंप्रेसिव फोर्स जो है वो एक ही लग रहा था, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो ओनली फ्लैंज आ रही थी। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर फ्लैंज और वेब दोनों आ रही है, तो यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे C1 एंड C2, जिसकी बात अपन न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टाइप के केसेस पढ़े इनिशियली। सबसे पहले एक केस जो था उसमें न्यूट्रल एक्सिस जो था हमारी वो फ्लैंज सेक्शन में था, और दूसरा जो पोर्शन था वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के नीचे था। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस बिलो द फ्लैंज सेक्शन के अंदर वापस से दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वो जनरली जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए काम में आएगा, पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके अंदर भी वापस से दो पार्ट होते हैं। अगर आपका जो DF/D है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 0.2 है, तो फॉर्मूला मोमेंट के लिए अलग लगेगा, और अगर आपका DF/D जो है वो ग्रेटर देन 0.2 है तो फॉर्मूला कुछ और लगेगा। ये जो डेटा है वो IS कोड में पेज नंबर 96 पर क्लॉज नंबर G2.2 में आपको मिल जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो इसके हमको दो टाइप के न्यूमेरिकल देखने होंगे। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल हम वो करेंगे जिसमें कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो फ्लैंज के अंदर होता है, और दूसरा न्यूमेरिकल हम वो करेंगे जिसमें न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेब पोर्शन में होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टी बीम फॉर द गिवन डेटा। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज 1620 mm, thickness of flange is 120 mm, effective depth is 580, web width 300, area of steel 2513 mm square, M20 and Fe 415। सबसे पहले इसका हम स्केच ड्रॉ करेंगे। इसमें हम जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज 1620 mm, ये हो जाएगा 1620 mm, ये हमारी फ्लैंज है, इसको लिख देंगे अपन BF, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज 120 mm, 120 mm ये हो जाएगा जो कि होता है कैपिटल DF, और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 580 mm। नीचे ये मान लीजिए यहाँ पर रीइंफोर्समेंट है, और हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिंगली रीइंफोर्स बीम्स का ही करेंगे। ये भी दो टाइप की होती है, सिंगली और डबली, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो ओनली सिंगली रीइंफोर्स बीम का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो टॉप से लेके जो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 580 mm यहाँ तक। ठीक है, और जो हमको एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2513 mm स्क्वेयर, एंड वेब विड्थ इज 300 mm। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अगर जब चाहें तो इसके पास में इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी पहले जैसे बना सकते हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी पहली स्टेप जो होगी स्टेप 1। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इस के लिए जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के एनालिसिस की जो स्टेप्स होती है वो ही लगती है जनरली। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे कि सेक्शन इज, लेट अस अज्यूम दैट सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन। अज्यूम दैट सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, तो अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, C इक्वल टू T लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स होता है 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FYAST। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि जो B आएगा वो आएगा BF, क्योंकि विड्थ ऑफ फ्लैंज लेनी है हमको, तो यहाँ पर B हो जाता है BF। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम और उससे XU फाइंड आउट करेंगे। तो 0.36 FCK इज M20, BF इज 1620, XU हमको फाइंड आउट करना है 0.87 FY, एंड AST हमें दिया हुआ है 2513। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमको XU मिलेगा 77.78 mm।
ठीक है, ये हमारा जो है वो एक्स यू आ गया। अब हमको यहाँ पर कंपेयर करना है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, केस फर्स्ट हो रहा है या केस सेकंड हो रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो देखेंगे कि वो कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो फ्लैंज की थिकनेस है वो है 120 mm, और हमारा जो एक्स यू आ रहा है वो 77 आ रहा है। तो मतलब कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो फ्लैंज के अंदर से ही जाने वाला है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सिस बना देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, और जो हमारा एक्स यू हो जाएगा वो हो जाएगा 77.78। ठीक है, इट इज़ लेस देन 120 mm, क्योंकि जो टोटल इसकी जो थिकनेस है वो 120 mm है, तो 120 mm से कम हो गया, मतलब कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो है फ्लैंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में लिखेंगे, चेक करेंगे कि एक्स यू मैक्स से ये जो एक्स यू आया है वो कम है या ज़्यादा है या इक्वल है, जिससे कि हमको पता पड़ेगा कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है। तो एक्स यू मैक्स अपॉन डी निकालना पड़ेगा। एक्स यू मैक्स अपॉन डी होता है 0.48, एक्स यू मैक्स इक्वल टू 0.48 इंटू डी। डी इज हम 580 विच इज़ 240 mm। ये 0.48 जो लिया है वो हमने ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 के अकॉर्डिंग 0.48 लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स यू मैक्स जो आ रहा है वो 240 आ रहा है, हेंस एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स। एक्स यू है हमारा 77.78 एंड इट इज़ लेस देन 240 mm, हेंस अवर assumption was right। ठीक है, हमारी assumption right थी। अगर ये सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो जाता है तो इसका मेथड पूरा ही अलग हो जाएगा, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारा ये सब क्लियर होने के बाद लास्ट स्टेप इसकी होती है, जिसमें कि हमको इसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। तो अगली स्टेप में स्टेप थर्ड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, एम यू निकालेंगे हम। और एम यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए यूज़ में लेते थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हमको यूज़ में लेना है, जो कि हमको पेज नंबर 96 पर मिल जाएगा। तो एम यू के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एम यू इक्वल टू 0.87 FY ASTD 1 माइनस AST FY अपॉन BD FC के। ठीक है, यहाँ पर भी जो B लेंगे वो हम BF लेंगे, विड्थ ऑफ फ्लैंज, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो फ्लैंज की विड्थ हमको यूज़ में लेनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, 0.87 FY415 AST गिवन है हमको 2513, D इज़ 580, 1 माइनस AST है 2513 FY415, BF is 1620, D 580 एंड FCK is M20। ओके, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको आंसर मिलेगा 497.03 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस सेक्शन का। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में जो हमें गिवन डेटा है वो है, डायरेक्ट गिवन डेटा लिख दिया है मैंने यहाँ पर। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ इज 954 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 120 mm, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 580 mm, वेब विड्थ इज 300 mm, reinforcement provided is 8 bars of 22 mm dia M20 Fe415 and determine moment of resistance of beam। ओके, सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसका BF 954 mm, कैपिटल DF, thickness of flange is 120 mm
and reinforcement provided is 8 bars of 22 mm diameter. 8 bars of 22 mm diameter का मतलब π/4 इंटू डी का स्क्वायर मतलब कि 22 का स्क्वायर एंड नंबर ऑफ बार इज 8. इससे ये आ जाएगा हमारे पास 3041.06 mm स्क्वायर. ये हमारा AST हो जाएगा 3041.06 एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 580 mm स्मॉल डी. ठीक है. एंड विड्थ ऑफ वेब इज 300 mm BW. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब इसका अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसमें बनाते हैं तो वो बाद में देखेंगे. अब सबसे पहली स्टेप तो हमारी वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे assuming that section is under reinforced or balanced section. ठीक है. सबसे पहले C इक्वल टू T करेंगे. कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FY AST. ठीक है. यहाँ पर भी B जो हो जाएगा वो B F हो जाएगा. वैल्यूज पुट करते हैं 0.36 FCK M20 BF इज़ 954 एंड XU इज़ अननोन 0.87 FY एंड AST इज़ 3041.06. ठीक है. इस वैल्यू इसको इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको जो XU मिलेगा वो मिलेगा 159.84 mm. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है वो फ्लैंज के अंदर आ रहा है या फ्लैंज के बाहर आ रहा है. तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो फ्लैंज की डेप्थ है वो टोटल 120 mm है और जो हमारा XU आ रहा है वो आ रहा है 159.84. अब ये हमारा सेकंड केस हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इट इज़ लेस देन 120 mm. मतलब कि इसको हम यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि XU इज़ ग्रेटर देन कैपिटल DF. ठीक है. Hence, neutral axis is in web portion. ओके. अब सेकेंड स्टेप जो होगी ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई. सेकेंड स्टेप की बात करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम वही XU मैक्स XU लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे. XU मैक्स अपॉन D इक्वल टू 0.48. XU मैक्स अपॉन D इज 580 mm इक्वल टू 0.48 विच इज 278.4 mm and it is greater than our XU 159.84 mm. Hence section is under reinforced section. ओके. अब इसकी अगली स्टेप में हमको इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी. अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस जो आ रहा है वो अब लगभग यहाँ कहीं आएगा. XU हमारा आया है 159.84. तो क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के नीचे आ रहा है तो हमारा जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालने का जो तरीका होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि हमको क्लोज नंबर एनेक्सर G 2.2 में पेज नंबर 96 पर दिया हुआ है. थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि DF अपॉन D जो है वो 0.2 से कम है, ज़्यादा आ रहा है. तो हमारा जो DF दिया हुआ है DF है 120 एंड कैपिटल स्मॉल d इज़ 580 mm. इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.2
0.20। अब ये तो एग्जैक्टली यही आ गया, ठीक है। तो हमको जो कोड में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू जो है वो हमारी 0.2 से लेस देन या इक्वल होती है तो हमारा जो है वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि फ़ोटो में मैंने शो किया है। और अगर 0.2 से ज़्यादा हो जाता है तो हम दूसरा वाला नेक्स्ट पेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमको जो यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा mu इक्वल टू 0.36 XU max अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D FCK BW D स्क्वेयर प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW DF D माइनस DF अपॉन 2। ये पूरा फॉर्मूला जो है वो हमको कोड में दिया हुआ है। इस पूरे में वैल्यूज पुट करेंगे हम 0.36 XU max अपॉन D जो होता है वो FE415 के लिए कितना होता है 0.48 1 माइनस 0.42 यहाँ पर वापस 0.48 आ जाएगा पूरे की जगह। FCK इज M20 BW विड्थ ऑफ वेब इज 300 mm। इंटू डी स्क्वेयर हो जाएगा 580 का स्क्वेयर प्लस 0.45 FCK इज 20 BF विड्थ ऑफ फ्लैंज 954 माइनस BW 300 DF इज 120 स्मॉल d इज 580 माइनस DF अपॉन 2 120 अपॉन 2। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 645.75 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ये हमारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है सेक्शन की, ठीक है। किस केस में, जब हमारा DF अपॉन D जो होता है वो 0.2 से कम या उसके बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है 0.02 से ज़्यादा वाला, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नया क्वेश्चन नहीं लेके, वैसे तो हमारा जो क्वेश्चन वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब अपन क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये 0.20 और उसके अगर आगे के नंबर देखें तो ये आता है 0.206 आता है, तो अगर हम इसको 0.2 से ग्रेटर देन मान लें तो उसके आगे की क्या स्टेप्स होने वाली वो भी अपन इसी क्वेश्चन में यहीं पर करके देख लेते हैं, ताकि इससे आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपन यहाँ पर इसी स्टेप को वापस से रिपीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, वैसे तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसके आगे आपको नहीं करना है। इसके आगे आपको तब करना है जब आपका DF अपॉन D जो है वो 0.2 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन वापस से वही लिखते हैं कि मान लेते हैं कि जो DF अपॉन D आया है वो हमारा 120 अपॉन 580 करने से वो आया है 0.206 आया है, ओके। अगर पूरी डिजिट ले तो 0.206 आने से, अब क्योंकि ये 0.206 आ रहा है तो अपन अगर इसको ग्रेटर देन 0.20 माने तो अब ये हमारा जो है वो सेकंड केस के अंदर दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हमको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है वो होता है एनेक्सर G 2.2.1 से मिलेगा ये हमें। mu इक्वल टू 0.36 XU max अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D FCK BW D स्क्वेयर प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW YF D माइनस YF अपॉन 2, ओके। अब यहाँ पर जो YF होता है वो YF उसी क्लोज में ही दिया हुआ है कि YF क्या होता है, YF इक्वल टू होता है 0.15 XU प्लस 0.65 DF। ये हमारे
वाई एफ की वैल्यू उस फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो हमारे पास एक्स यू जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो एक्स यू फाइंड आउट करने का होगा, ठीक है। तो एक्स यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमने पहले c इक्वल टू टी किया था, वैसे ही अब अपन यहाँ पर करेंगे c1 प्लस c2 इक्वल टू टी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें जो है वो दो फॉर्मूले दो कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं। तो इस स्टेप में c1 का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 0.36 FCK BWXU प्लस c2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला। और टेंशन फोर्स होता है 0.87 FY/AST, ओके। इस पूरे फॉर्मूले में जब अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 0.36 FCK 20 BW 300 XU is unknown plus 0.446 FCK BF is 954 माइनस 300। अब यहाँ पर देखिए YF नहीं है हमारे पास, तो YF का ये फॉर्मूला है, तो YF की डायरेक्ट इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो YF की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 0.15 XU प्लस 0.65 DF। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.15 XU प्लस 0.65 DF। DF कितना है हमारा, कैपिटल DF 120, ठीक है। ये मैंने YF की पूरे फॉर्मूला ही वो यहाँ पर लगा दिया। फिर इक्वल्स टू 0.87 FY एंड AST कितना है हमारा 3041.06, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में हम देखेंगे तो हमको जो है वो XU अननोन है ओनली। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। जब इसको पूरे को सॉल्व कर देते तो ये आता है 2160 XU। इस पूरे को सॉल्व किया हमने, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर इस बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इस पूरे को सॉल्व करने पर हमको आता है मिलता है 5833.68। अंदर वाले को ऐसे ही रख देते हैं 0.15 XU प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 78 इज इक्वल्स टू इसको सॉल्व करने पे आता है 1097974.71, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2160 XU प्लस 875.05 XU प्लस 455027.04 इक्वल टू 1097974.71। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों XU वाली वैल्यू से ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी और उसके बाद सॉल्व करने पर हमको XU मिलेगा 211.84 mm। ये हमें XU मिल गया। तो अब हम जो है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी MU फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है ये वाली जो स्टेप है, ये वाली पूरी XU फाइंड आउट करने की वो क्यों की थी, क्योंकि हमारे मोमेंट वाले फॉर्मूले में YF आ रहा है और YF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास XU होना चाहिए। तो XU हमारे पास आ चुका है, तो पहले हम YF निकाल लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देंगे। तो YF इक्वल टू होता है 0.15 XU प्लस 0.65 DF 0.15 XU is 211.84 plus 0.65 and DF is 120 and it will be 109.77, ओके। तो ये हमारा आ गया YF। अब हम सारी वैल्यूज़ को इस मोमेंट वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखे, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 0.36 इंटू 0.48 आप मैच कर लेना,
1 माइनस 0.42, एक्स मैक्स अपॉन डी होता है 0.48, एफ सी के 0.45 इंटू 20, 954 माइनस 300, 109.77, 580 माइनस 109.77 बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो हमको मिलेगा आंसर 617.74 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ये हमारा FU। ठीक है, तो हमने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो अब अपन जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमने DF अपॉन डी वाली वैल्यू को लेस देन 0.2 माना था तो हमको जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मिली थी वो 645 मिली थी, और अगर हम इसको DF अपॉन डी को 0.20 से ज़्यादा मानेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 617.74। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये जो है वो टी बीम के एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं।